हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लगाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट बेटा। तो सबसे पहले आता है टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम क्या क्या करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेट है। साल्ट क्या होता है, वैसे आपको पता है साल्ट क्या होता है, लेकिन डबल साल्ट क्या होता है ये नहीं पता होगा, है ना। डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है, वो भी हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, साल्ट को क्लासिफाई करेंगे। डबल साल्ट भी होता है, सिंपल साल्ट भी होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी होता है, ठीक है। कुछ इस तरह की चीजें करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साल्ट। साल्ट क्या होता है? आयनिक कंपाउंड कंटेन्स वन कैटायन बेसिक रेडिकल एंड वन एनायन। पता होगा, कैटायन आता है बेसिक रेडिकल से, एनायन आता है एसिडिक रेडिकल से। अब इसका क्या मतलब है? रेडिकल होता है जो एक्साइटेड फॉर्म में होता है, NaOH प्लस HCl। तो देखो जरा, NaCl बन गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, प्लस वाटर बनता है। ये सिंपल सी रिएक्शन है, सबको पता है। तो इसमें ये है साल्ट, ये सॉरी साल्ट नहीं, ये बेस, ये है बेस, ये है एसिड और ये है साल्ट, ये सबको पता है ना। अब इसके अंदर एसिड से कौन सा आया? नेगेटिव आयन आ रहा है, ध्यान दे लेना। एसिड से नेगेटिव आयन है, एनायन एसिड रेडिकल। एनायन नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं, ये एसिड रेडिकल। यस बेटा, क्लियर है? यस सर, है ना। और कैटायन कहां से आ रहा है भाई, यानी Na पॉजिटिव कहां से आ रहा है? वो आ रहा है बेस से। तो इसको बेसिक रेडिकल, जो बेस से आए उसे बेसिक रेडिकल, और जो एसिड से आए वो एसिड रेडिकल। अब रेडिकल क्यों बोला जाता है? रेडिकल होते हैं एक्साइटेड फॉर्म में आयंस जो बनते हैं ना। तो ये ऑब्वियस है, जब तक इकट्ठे हैं, ठीक है। अगर सोडियम को अकेला छोड़ दोगे तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो किसी न किसी के साथ चिपकने की कोशिश करेगा, इसलिए इनको रेडिकल भी बोला जाता है, ठीक है। रेडिकल का मतलब ये जो रिएक्टिव हो, रिएक्शन करना चाहे। आगे बढ़ते हैं। एनायन लाइक OH NH2 नेगेटिव। OH नेगेटिव सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। NH2 नेगेटिव। अब जितने भी यहाँ पर एनायन कैटायन आएंगे ना, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन रिएजेंट और वो आएंगे लिगेंड्स, वो लिगेंड्स हम अच्छे से याद करेंगे, इसलिए मैं इनको अच्छे से लिख रहा हूँ। किसी को इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, और इसके नेगेटिव पॉजिटिव आयन में, किसी भी चीज में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फील होती है कि सर ये कैसे बना, ये क्या चीज है, देन जस्ट रिकॉल मी, मुझसे दोबारा पूछिएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो देखो NH2, अब NH2 कैसे बना मैं सिंपली बता देता हूँ। NH3 था, NH3 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर देता हूँ, H पॉजिटिव आयन, तो NH2 नीचे लगेगा, माइनस प्लस H पॉजिटिव। क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इससे बना NH3 से NH2 ऐसे बनेगा। अब ये आपको याद रखना है। यहां से मैं स्क्रब कर देता हूँ, यहाँ ना रहेगा। आगे देखिए जरा, नेक्स्ट है H नेगेटिव। H नेगेटिव कैसे बनता है भाई? H पॉजिटिव तो सबने सुना होगा एसिड का, बट H नेगेटिव भी होता है। कैसे बनता है H नेगेटिव? हाइड्राइड्स होते हैं ये। कौन से हाइड्राइड होते हैं? मेटल हाइड्राइड। Na के साथ H लगा दो। अब आपको पता है ना, सोडियम एल्कली मेटल की वैलेंसी हमेशा +1 होती है, ऑक्सीजन स्टेट। यस एल्कलाइन सर। अर्थ मेटल की +2 होती है, और एल्यूमिनियम की हमेशा +3 होती +3 है ना। ये तो फिक्स रहते हैं, तो ये तो बदलते नहीं। तो यहाँ सोडियम +1 है, तो हाइड्रोजन ही माइनस होगा, टोटल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है ना। तो ये आ गया सोडियम हाइड्राइड, इसको मेटल हाइड्राइड बोलते हैं। मेटल हाइड्राइड, हाइड्रोजन का नेगेटिव आयन को हाइड्राइड आयन बोलते हैं। क्लियर सर है? मेटल हाइड्राइड तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं ना, मेटलिक हाइड्राइड्स। बिल्कुल बनाते हैं डी ब्लॉक, ये नहीं बना सकते फिर? एल्कली मेटल भी बनाते हैं बेटा, दोनों सर बनाते हैं। इनका तो आयनिक हाइड्राइड्स होता है ना। हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, ये आयनिक हाइड्राइड है। वो है आयनिक हाइड्राइड, लेकिन मेटल ही बना रही, तो मेटल हाइड्राइड भी है, इनके दोनों नाम है, नो वरी। ठीक है, मेटल हाइड्राइड के टाइप होते हैं बेटा, है ये मेटल हाइड्राइड, मैंने गलत नहीं लिखा है, आप भी सही कह रहे हो, लेकिन मेटल हाइड्राइड के टाइप होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है। ये आयनिक हाइड्राइड है, सच है, लेकिन इसको ओवरऑल मेटल के साथ जोड़ा तो मेटल हाइड्राइड, इसका असली नाम मेटल हाइड्राइड है। मेटल हाइड्राइड में आगे क्लासिफिकेशन बढ़ जाती है, वो आयनिक हाइड्राइड हो जाता है। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है, नो वरी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये मेटल हाइड्राइड है, और इसी के अंदर हमें क्या मिल रहा है भाई? H नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो H नेगेटिव यहाँ से आता है, और इसको हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव, याद रख लेना ये। ठीक है, H पॉजिटिव को तो प्रोटॉन बोलते हैं, है यस ना। सर। CH3 नेगेटिव, अब ये CH3 मीथेन में से एक H पॉजिटिव आयन उड़ा दो, CH3 नेगेटिव बन जाएगा। O2 2 नेगेटिव, O2 के ऊपर 2 नेगेटिव है, ये जो लिखा हुआ है ये O2 पर 2 नेगेटिव है। ऑक्सीजन O2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, है ना। ये अब O2 पर 2 नेगेटिव, ये कुछ कंपाउंड है ऐसा भी बनाते हैं। ठीक है, आर बेसिस नॉट साल्ट, ये बेस है सारे के सारे, और ये साल्ट नहीं है।
एनायंस जो है ना OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आयन क्या होता है भाई? बेस होता है, पता है ना, OH नेगेटिव बेस होता है, NaOH। NH2 नेगेटिव भी बेस होता है, अमोनिया के अंदर ये NH2 नेगेटिव बेस की तरह काम करता है। H नेगेटिव भी बेस होता है, CH3 नेगेटिव भी बेस होता है। क्यों? ये H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको ना एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है उसकी डेफिनेशन दे देता हूं, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे, जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, ठीक है? तो अब देखो जरा, NaOH में OH नेगेटिव आयन है, अगर ये H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये वाटर बनाएगा डेफिनेटली, और ये क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ऑर्गेनिक का रिएक्शन, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है पढ़ा है आपने ना, इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला। यस सर। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस को लाइक करने वाला। तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है, OH नेगेटिव, यस और नॉट? यस सर। OH नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल भी है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो न्यूक्लियस को लाइक करे, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। तो कब इसे बेस कहेंगे? जब ये H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा तो इसे बेस कहेंगे, और जब ये किसी अदर पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, इसके साथ में अगर मैं प्लस के अंदर कुछ और जोड़ देता हूं, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो सकता है भाई? कुछ और क्या जोड़ सकते हैं? कोई पॉजिटिव आयन, जैसे Na को जोड़ दिया, Na पॉजिटिव को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये अभी ये क्या काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यस, क्लियर है? यस सर। न्यूक्लियोफाइल और बेस में छोटा सा डिफरेंस होता है, याद रख लेना। H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने वाला बेस होता है, और न्यूक्लियस को अदर देन H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने वाला क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है? ये हमको ऑर्गेनिक में भी फिर से करेंगे, नो वरी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आया हुआ था तो मैंने सोचा इसको भी बता देते हैं। तो यहाँ ये बेस है, यहाँ से आपको सीधा समझ में आएगा, सब H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये बेस है। ये सब के सब बेस है, नोट साल्ट। तो अब आपको यहाँ से समझ में भी आ जाएगा, सब के सब H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं, अट्रैक्ट H पॉजिटिव आयन। यस गाइस, समझ में आ गया बेस का मतलब? यस सर। आफ्टर द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम ईच कंपाउंड, हर कंपाउंड में से H पॉजिटिव आयन को रिमूव करने के बाद में ये बेस का काम करते हैं, ठीक है? यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिमूव ऑलरेडी हो चुका है, तो इस लाइन का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, सिर्फ इतना ही काफी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, CH3 नेगेटिव, CH2 2 नेगेटिव। अब देखो CH2 2 नेगेटिव है, CH2 के ऊपर 2 नेगेटिव हो गया, CH के ऊपर 3 नेगेटिव हो गया, C पर 4 नेगेटिव हो गया। ये सारे के सारे H, एक एक H उड़ाते जा रहे हैं ये लोग। फिर उसके बाद NH2 पर 1 नेगेटिव है, ये तो हमने किया ही था। फिर NH2 पर 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, आर बेसिस। ये भी बेस है, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्गली, बस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अट्रैक्शन, लेकिन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रॉन्गली? H पॉजिटिव आयन को। H पॉजिटिव को। ठीक है, क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया साल्ट क्या होता है, ठीक है? साल्ट पॉजिटिव नेगेटिव आयन होता है। अब साल्ट के क्लासिफिकेशन देखो, सिंपल साल्ट होता है, डबल साल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। सिंपल साल्ट आपने पढ़ा हुआ है, नो वरी। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। जब साल्ट समझ में आएगा ना, तब समझ में आएगा डिफरेंस बिटवीन साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ साल्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है? जनरली टीचर उसको मिस करते हैं कि वो डिफरेंस क्या है, और बच्चे बाद में उसमें कंफ्यूज होते हैं, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। यानी सिंपल में कभी कंफ्यूज नहीं होते स्टूडेंट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो वो कैसे कंफ्यूज होते हैं? सिंपल साल्ट, इट इज फॉर्म ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जैसे कि NaCl है, ये तो सबको पता है, ठीक है? क्लियर है भाई? है ना? HCl वाटर, H2SO4, BaOH ट्वाइस के साथ में Ba सल्फेट 4 आ जाएगा, ये नीचे बैठ जाता है। इसका मतलब है कि ये सॉलिड होता है, याद रखना, एरो नीचे मतलब सॉलिड है, नीचे बैठ जाएगा, है ना? घुलता नहीं है पानी में। फिर HClO4, HClO4 क्या होता है? स्ट्रोंगेस्ट एसिड, सबसे स्ट्रोंगेस्ट एसिड होता है HClO4। यस, क्लियर है? यस सर। और स्ट्रोंगेस्ट बेस कौन सा होता है पता है किसी को? सर सीजियम हाइड्रोक्साइड। सीजियम हाइड्रोक्साइड? नहीं नहीं नहीं, उससे भी स्ट्रॉन्ग है बेटा। एक अंदाजा ठीक है आपका, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? कुछ कहते हैं ना, लॉजिक से कुछ चीजें फाइंड आउट हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन कई बार केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, यू नो इट वेरी वेल। तो कई बार वो लॉजिक सही नहीं होता है, तो ये लॉजिक सही नहीं है। अंजलि बेटा, याद है आपको? मैंने बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड।
सर अभी याद नहीं है, कोई बात नहीं। CH3 नेगेटिव, ये क्या है? स्ट्रोंगेस्ट बेस है। स्ट्रोंगेस्ट बेस, ऐसा क्यों? ये H पॉजिटिव आयन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। ये OH नेगेटिव आयन डोनेट नहीं कर रहा। सीजियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है, स्ट्रांगली डोनेट करता है, ठीक है। लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग ये है, ये H पॉजिटिव आयन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, बहुत स्ट्रांगली। और जब ये अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा? CH4। CH4। क्या CH4 से H पॉजिटिव आयन डोनेट करवाना आसान है क्या? नो सर। नहीं है ना। इसीलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये एक बार हाइड्रोजन को लेगा तो वापस छोड़ेगा ही नहीं। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जो एक बार H को डोनेट कर देगा तो वापस दोबारा लेगा ही नहीं। HClO4 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। क्लियर है भाई, याद रहेगा? यस सर। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। तो ये एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है और वो बेस सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये नीचे वाला, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अब क्या इनसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? डेफिनेटली आप कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कुछ और कॉम्प्लेक्स एसिड्स पढ़ेंगे, उनकी एसिडिटी भी पढ़ेंगे, वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इनसे। स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया आता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया, वरना आपको लगेगा कि मैंने गलत बता दिया, है ना। देखो बुक्स में रिटन में लिखा हुआ है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पर क्लोरिक एसिड होता है, HClO4 होता है रिटन में, रेफरेंस बुक्स में मैंने पढ़ रखा है, पढ़ा भी रखा है। अब उसके अलावा भी कुछ लोग बोलते हैं कि ये वाला एसिड है, वो वाला एसिड है, वो उससे स्ट्रॉन्ग होता है, वो उससे स्ट्रॉन्ग होता है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया होते हैं असलियत में। मीडिया मतलब वो एसिड अकेला एग्जिस्ट नहीं करता एज ए मॉलिक्यूल जैसे ये एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी मीडियम में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया हो सकते हैं, यानी किसी मीडियम में दो चीजों का मिक्सचर, इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। ये चीज याद रखना, लेकिन अकेले में तो यही स्ट्रॉन्गेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर भी कुछ एक्सेप्शंस मैंने भी देखे हैं, इंटरनेट पर भी देखे हैं कि ये वाला एसिड उससे भी स्ट्रॉन्ग है, इससे भी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे नहीं पता वो इंटरनेट पे क्यों है, क्या कहानी है, लेकिन बुक्स में तो मैंने इसी को पढ़ा, ठीक है। तो मे बी एक मैजिक एसिड होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैजिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, मैजिक तो नहीं है बेटा। नहीं सर, उसका नाम है मैजिक एसिड। अच्छा नाम है मैजिक एसिड, मुझे नहीं पता। फिर मैंने सर मैंने भी एक एसिड सुना था, कहते थे उसको सिर्फ टेफ्लॉन में ही स्टोर कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर वो कहीं स्ट्रॉन्ग स्टोर ही नहीं हो सकता तो सोचो जरा, मतलब वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो वो मीडियम हो गया एक हिसाब से, ऐसा कुछ हो सकता है। टेफ्लॉन क्या होता है पता है? CF2 उसका पॉलीमर होता है टेफ्लॉन, पता है? यस सर। हाँ, CF2 का पॉलीमर होता है और वो बहुत स्मूथ होता है, वरना वो एसिड कहीं घुस जाएगा। पता नहीं भाई उस एसिड का नाम, बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं, खैर हम उस पर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन मैंने जो पढ़ा है रिटर्न में वो मैंने आपको बता दिया। बाकी की सुनी सुनाई बातें इंटरनेट पे देखा हुआ है, वो इंटरनेट की बातों में कितनी सच्चाई होती है, कई बार वो गलत होती है, कई बार वो मिसलीडिंग होती है। मतलब इन्फॉर्मेशन सही है लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो एग्जैक्ट डाटा नहीं है। इन्फॉर्मेशन में, डाटा में और नॉलेज में, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, पता है। डाटा का मतलब कि ये आपके सामने डाटा रख दिया मैंने, आप उस डाटा को देख के बता रहे हो ये अच्छा है ये बुरा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन होती है कि एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन में उस डाटा में हो सकता है जो कमजोर आपको दिखाई दे रहा है वो सबसे अच्छा हो, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। क्लास के अंदर BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था मैं, तो कॉलेज के अंदर एक्सटर्नल टीचर आया, केमिस्ट्री का वो ले रहा था वो प्रैक्टिकल। तो जो एक्सटर्नल आया था बाहर से, मैं इंटरनल था, उस कॉलेज में पढ़ाता था मैं, तो मैं बैठा था। तो BSc सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत स्वीट सा स्टूडेंट था, मतलब जिसको बोलते हैं सिंसियर बच्चा, ठीक है। उससे टीचर ने 2-3 क्वेश्चन पूछे एक्सटर्नल वाले ने, उसने एक भी नहीं सुनाया उस उल्लू ने, ठीक है। उसके बाद में दो सबसे डफर स्टूडेंट आए, हम मेरी क्लास के 2 स्टूडेंट बहुत शरारती थे, है ना। उनसे कुछ भी पूछ रहा था वो कुछ ना कुछ आंसर दे रहे थे, बोल रहे थे, दोनों के दोनों, कभी वो बोल रहा कभी वो, चुप ही नहीं हो रहे थे वो, और कुछ ना कुछ बोल रहे। मेरे को उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा ये तो उन लोगों को, इनको कुछ आता नहीं है, मैं कहा ये तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो इंसल्ट करवाएंगे। वो फिर भी कुछ ना कुछ केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ बता ही रहे थे, उल्टा सीधा सही गलत ठीक जो भी था बता रहे थे। जैसे ही इंटरव्यूअर को मैंने बोला कि वो लड़का जो गया था वो अच्छा था, तो वो कहता यार उसने बताया तो कुछ भी नहीं, आप कह रहे हो वो सिंसियर टीचर था और सिंसियर बच्चा था, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब देखो ये है डाटा, डाटा कहता है कि वो सिंसियर वाला लड़के ने कोई एक भी क्वेश्चन नहीं सुनाया, लेकिन जो 2 डफर स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, कोशिश की, गलत सुनाया लेकिन कुछ तो सुनाया, है ना। अब ये है डाटा, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है? मुझे पता है मेरी क्लास में ये लड़का सिंसियर है, इसको फिर भी आता है और ये थोड़ा सा ठीक है, उन दोनों से तो अच्छा है पढ़ाई में, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, वो एवरेज स्टूडेंट था,
लेकिन सिंसियर था। तो ये है इंफॉर्मेशन, समझ में आ गया? डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। अब आती है नॉलेज की बात। अब नॉलेज की बात आती है डाटा और इंफॉर्मेशन में। जो टीचर एक्सटर्नल था उसके पास था सिर्फ डाटा, मेरे पास थी इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा और इंफॉर्मेशन जब मिक्स हो गया और मैंने दोनों को एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि जो एवरेज स्टूडेंट था वही अच्छा, नंबर उसके अच्छे लगने चाहिए, और वो दोनों जो स्टूडेंट थे उनके नंबर वो लगा रहा लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एवरेज स्टूडेंट के नंबर कम नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि वो उन दोनों से अच्छा था। उन उसकी री नहीं आने वाली थी, वो कंपार्टमेंट नहीं आएगी, उसकी फेल नहीं होगा केमिस्ट्री में, लेकिन वो दोनों फेल हो सकते थे और मे भी वो दोनों पास हो जाए नकल लगा के। ये भी था क्योंकि वो बहुत चालू टाइप के लड़के थे, दोनों के दोनों नकल लगा के पर्ची वर्ची से ही पास हो सकते थे, तो उनका तो 50-50% चांस थे, लेकिन 100% चांस थे उस लड़के के। तो ये है नॉलेज। डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जब एनालाइज करते हैं तो वो होती है नॉलेज, कि अब इनमें कामयाब कौन है। तो डेफिनेटली एवरेज स्टूडेंट को नंबर ठीक मिलने चाहिए क्योंकि वो पास होने वाला था 100%, ये मेरी नॉलेज है। और वो दोनों जो स्टूडेंट थे जो क्लास में थोड़ा नालायक थे, उनका मुझे पता था कि ये शायद पास हो जाए शायद ना हो, तो इनके अच्छे नंबर लगा रहा है एक्सटर्नल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरे नंबर लगा रहा है तो मैं कोशिश करूंगा, मेरे ही स्टूडेंट है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना एक्सटर्नल लगा रहा है उससे 4 नंबर एक्स्ट्रा ही लगाऊं, समझ गए? तो ऐसा कोशिश थी। तो इसको बोलते हैं बेटा डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिफरेंस होना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हमारे इनविजिलेटर जो बाहर से टीचर आया था उसके पास सिर्फ डाटा था, उसने सिर्फ ये देखा, उसको नॉलेज नहीं थी, ठीक है, ना ही उसके पास इंफॉर्मेशन थी। जब डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों मैच करते हैं और फिर दोनों को एनालाइज किया जाता है, वो होती है ट्रू नॉलेज। क्लियर है? यस सर। कॉम्प्लिकेटेड सा है ना ये आपको लगेगा तीनों तो एक चीज है, लेकिन अभी आप छोटे हो ना तो इसलिए आपको लग रहा है तीनों एक चीज है। देखो, इन नॉलेज एक अलग ही चीज है, बिल्कुल इन दोनों से निकल कर आती है, इनमें नहीं होती है नॉलेज, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा डाटा है, इंटरनेट पर क्या कैसे कहता है, बट मेरी नॉलेज कहती है, रिटर्न में मैंने पढ़ा, सबको एनालाइज किया, तो मेरी नॉलेज कहती है HClO4 को ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नाम देना चाहिए, ऐसा मुझे प्रिटेंड होता है। हाँ, वो कहते हैं कि लिखने के लिए तो आप किसी एक पर्टिकुलर एसिड का नाम लिख दो, बाद में उस पर बहस करते रहो, ये इसने रिकमेंड किया था, इसने नहीं किया था, ये ऐसे बनता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ऐसे नहीं होता, बहुत सारे फिर उसके बीच में फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए डाटा इंटरनेट से हमें मिलता है, उसको इन्फॉर्मेशन में हमें कलेक्ट करना होता है कि इसके पीछे की कहानी भी पता करो कि ये एसिड है, ये एग्जिस्ट करता है अकेला, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्म में, और कैसे एग्जिस्ट करता है, कहाँ रखा जाता है, स्टोरेज कैसे होती है इसकी, हैंडलिंग कैसे होती है, वो चीजें पढ़ने के बाद में आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। और जब डाटा और इन्फॉर्मेशन दोनों को मैच करोगे तब समझ में आएगी नॉलेज, फिर पता लगेगा कि HClO4 को ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नाम दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। समझ में आ गया कुछ कुछ चीजें, Yes. है ना? Yes, वैसे sir. वैसे सर चलते हैं कई बार। केमिस्ट्री में तो वैसे भी एक्सेप्शंस होते हैं। क्या बेटा? सर केमिस्ट्री में तो वैसे भी एक्सेप्शंस होते हैं। हाँ, वो होते हैं, वो तो कोई डाउट नहीं है। उन एक्सेप्शंस के लिए जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं, देखो चलो एक बार ये पूरा कर लेते हैं। H3PO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ये बनाता है, ये भी नीचे बैठ जाता है, तो ये सॉलिड होता है। तो ये सारी एसिड बेस वाली रिएक्शन है, नो डाउट, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस को ज्यादातर टीचर्स ये मानते हैं कि अरे केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, बच्चों को भी ये लगने लग जाता है ये तो हर जगह पे एक्सेप्शन दे देते हैं। तो ये ड्रॉबैक नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी है। सोच के देखो कि अगर ऐसा कुछ है, लिमिटेशन है, ढूंढो उसका रीजन, मिल जाएगा नोबल। 10 करोड़ रुपए सीधा, नोबल मिलते ही 10 करोड़ है, और कोई भी ले सकता है। समझ में आया? अच्छी चीज है Yes, ना? sir. हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटी है, केमिस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब आप प्रूव नहीं कर सकते हो, फिजिक्स के अंदर उसका लॉ आता है ना, न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट, आप उसको गलत प्रूव कर ही नहीं सकते, वहां आपको नोबेल मिलेगा ही नहीं, कितना ही मत्था मार लो। फिजिकल वर्ल्ड में, नॉर्मल वर्ल्ड में तो वो लॉ बिल्कुल एप्लीकेबल है। हाँ, नैनो पार्टिकल्स के लिए वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, उसको नैनो फिजिक्स उसमें काम करती है, तो वो एक अलग चीज है, वो भी सबको पता है। लेकिन केमिस्ट्री में ये एक्सेप्शन है जी, एक्सेप्शन मतलब हमें इसका रीजन ही नहीं पता, खुद बोल रही है केमिस्ट्री हमें नहीं पता, इसे याद कर लो, तो ढूंढो अपॉर्चुनिटी, है ना? Yes, sir. ऐसा हम कर सकते हैं। डबल साल्ट तो उसको नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव वे में लेना ही हमारा मतलब मेन मकसद होना चाहिए। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर। डबल साल्ट देखो, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, टू और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इन ए सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये डबल साल्ट होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दो साल्ट मिल जाते हैं, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, सिंपल कर देता हूँ। दो साल्ट को मिक्सचर होता है, दो साल्ट का, लेकिन वो तो दो साल्ट कोई भी मिला दो, ऐसे नहीं होता वो दो साल्ट का मिक्सचर, वो भी एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर ही मिलते हैं, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो
और फाइन क्रिस्टल सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है। इट डिसोशिएट इनटू द सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डबल साल्ट का। ये पॉइंट हम डिफरेंसेस जब करेंगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसमें, तब आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्लियर है? इसको ये याद रखना। वैसे तो बहुत आसान लगता है ना ये कि ठीक है डिसोशिएट होता है, पानी में डालोगे साल्ट क्या होता है, पानी में डालते सारे आयन डिसोशिएट होते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। डबल साल्ट के भी हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। और जो नॉर्मल सिंपल साल्ट होता है उसके भी हो जाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पानी में जब डालोगे तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। अब यहाँ कंप्लीटली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी, वो भी पानी में डालने पर डिसोशिएट हो जाता है, दैट इज द प्रॉब्लम। वो भी डिसोशिएट होता है, डबल साल्ट भी डिसोशिएट होता है। दोनों चीजें जब डिसोशिएट हो रही हैं तो एक बात बताइए, फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को डबल साल्ट क्यों नहीं कहते थे? ये क्वेश्चन सर क्योंकि वो कंप्लीटली नहीं होता होगा ना। कंप्लीटली नहीं होता, डबल साल्ट कंप्लीटली होता है। यही एक माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा है, ठीक है, लेकिन है माइनर सा डिफरेंस है, बट है। क्लियर है? इसको ऐसे लगा लो, गाय और भैंस में डिफरेंस पता है आप लोगों को? सर गाय के सींग भैंस के सींग होते हैं। गाय के नहीं होते सिंग वाली गाय नहीं देखी आपने? नोटिस नहीं किया सर कभी। नोटिस ही नहीं किया? अरे रे, मतलब गाय और भैंस का डायग्राम देख लो, इंटरनेट पे मिल जाएगा। दोनों के सींग होते हैं, दोनों के पूंछ भी होता है, मुंह भी होता है, 4 टांगे हैं, सब कुछ है, 2 कान भी हैं। तो लेकिन आप देखते ही बस बर्थ दे सकते हैं ना बेबी को? क्या मतलब सर गाय के बच्चा हो सकता है, भैंस की नहीं हो सकता? बच्चा हो सकता है गाय के, वो तो दोनों के होते हैं, गाय का भी बच्चा होता है, भैंस का भी होता है। सर भैंस भी बेबी बर्थ करती है? क्या करती है? मतलब बेबी बर्थ करती है भैंस? तो नहीं करती है तो भैंस कैसे पैदा होगी दूसरी? कमाल कर रहे हो बेटा, ये तो अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो सभी एनिमल्स जो हैं वो बेबी को बर्थ देते हैं, ऑब्वियस है। सर भैंस सींग मारती है, गाय नहीं मारती। हाँ देखो, अब मैं बात बताता हूँ, मेरा क्वेश्चन सुनिए, ठीक है, आप डीप में मत जाइए, ऊपर से देख के बताइए। आप एक सिंपल चीज देखिए, आपके सामने एक गाय खड़ी है और एक भैंस खड़ी है, देखते ही बता दोगे कौन सी गाय है कौन सी भैंस है? यस? सर भैंस गुस्से में रहती है, हमेशा गाय नहीं रहती। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखना, दूर से देखना। मान लो आप 20 फुट दूर खड़े हो, तो गाय और भैंस के बीच में डिफरेंस कर सकते हो? एक गाय खड़ी है एक भैंस खड़ी है, या वो भी नहीं कर सकते? बाप रे, मतलब आप लोग इतने वो हैं कि आपने कभी गाय भैंस नहीं देखी ढंग से? फिर तो रहने दो, क्वेश्चन ही खराब है, नहीं पूछता मैं, छोड़ो। नहीं सर बता दो। अरे जब आपने देखी नहीं बेटा वो चीजें, तो कैसे बताऊं मैं? सर देखी तो है। यस सर। कंपेयर मत कीजिए, मैं अब भी नहीं कह रहा कंपेयर करने को, मैं कह रहा हूँ नॉर्मली आपके सामने अचानक से कोई गाय आती है तो आप उसे गाय बोलेंगे या भैंस बोलेंगे? उसको देख के समझ सकते हैं गाय है या भैंस है, सिर्फ देख के? इट्स इजी और नॉट? नो सर, हमारे लिए तो नहीं समझ? ओ नो, मतलब बहुत बुरी बात है ये तो वैसे, लेकिन मुझे लगता नहीं है भाई, नो आई कांट थिंक कि आप लोग गाय और हमने कभी इतना नोटिस नहीं किया ना, इसलिए मुश्किल है। इतना ना किया हो, लेकिन कभी ना कभी तो देखा है आपने, गाय को देख रखा है देखते हैं, आती है, मतलब रोटी देने जाते हैं तो डेली देखते हो ना, बहुत अच्छी बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप गाय को डेली देख रहे हैं और भैंस को भी डेफिनेटली देखा होगा, तो आप डिफरेंस तो कर ही सकते हैं। रोटी देने जाते हो, गाय की रोटी भैंस को तो नहीं दे देते आप? नो सर। कभी भी गलती से नहीं दे सकते, आपको पहचान आ जाती है गाय और भैंस की, सिंपल है। लेकिन कैसे पहचान आती है, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ। गाय का भी एक मुंह होता है, भैंस का भी एक ही मुंह है, 2 कान है, 2 सींग है, 4 लाते हैं, 1 पूंछ है, एवरीथिंग। 4 थन होते हैं गाय के, भैंस के भी 4 थन होते हैं, सब कुछ सेम है। बॉडी स्ट्रक्चर, अगर कहीं कलर मैच, तो कलर देखो, ब्लैक कलर की गाय भी होती है, ब्लैक कलर की भैंस भी होती है। यस तो गाय, अगर आपके सामने ब्लैक कलर की गाय और ब्लैक कलर की भैंस है, तो दोनों के दोनों आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? तो इसका मैं आपको सिंपल रीजन बताता हूँ, आपका माइंड कैसे डिफरेंशिएट करता है, जबकि आपका माइंड ना बता नहीं पा रहा कि हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, माइंड को सब पता होता है, लेकिन हमें कई बार उसका रीजनिंग बताना या समझाना नहीं पड़ता। जैसे आप लोगों, अब आप लोगों से मैंने पूछा तो आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो, तो समझ लो मेरे आप ही लोग मेरे ऑडियंस हो, वो बच्चे जिनको नहीं पता कि गाय और भैंस में क्या फर्क होता है। तो सपोज हम लोग आपस में एक साथ, चारों बंदे, 3 आप लोग हैं, मैं अकेला हूं यहाँ पर, तो हम चारों एक साथ इकट्ठे खड़े हैं, और आप मेरे से पूछो कि सर कौन सी गाय है कौन सी भैंस है, तो मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा। तो आप बोलोगे सर कैसे पता आपको, इसके भी 2 सींग है, उसके भी 2 सींग है, इसका भी ऐसे है उसका भी वैसे है, तो फिर कैसे बताएंगे? तो फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा।
कि एक्चुअल में रीजन क्या है। तो सुनिए जरा, गाय के ना गले पर झालर होता है, स्किन का झालर, देखा है? यस सर, देखा है। भैंस के नहीं होते, भैंस की गर्दन अपने जैसी होती है, बिल्कुल प्लेन गोल। यस, पहला यस सर। पहला डिफरेंस, मेन डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस सुनिए अब, गाय की स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, बॉडी हेयर स्किन के ऊपर, वो पूरे घने होते हैं। आप अगर उसको टच करोगे गाय की बॉडी को पीठ से, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसकी बॉडी के हेयर्स को ही टच कर पाओगे, उसकी बॉडी को टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे लेकिन बहुत ज्यादा, यानी स्किन आपको दिखाई नहीं देती है गाय में। क्लियर है? भैंस में आपको स्किन दिखाई देती है गाय उसकी, भैंस की। बाल उसके भी होते हैं, बॉडी हेयर होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, बिल्कुल दूर दूर होते हैं। क्लियर है? जैसे मेरा सिर यहां से देखिए, गंजा है मेरा सिर, दिख रहा है सबको ना? ठीक है, मतलब इतना गंजा नहीं है बट है, बाल नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? अब यहां से मेरा सिर ना देखो चमकता है, लाइट चमक रही है, दिख रहा है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। है ना? अब भैंस में भी ऐसा होता है, जब बैटरी मारोगे उसकी स्किन दिखेगी। अब अगर यहाँ पर मेरे पूरे बाल होते, जैसे साइडों में मेरे पूरे बाल है, यहां से आपको मेरा सिर जो है चमकता हुआ नजर नहीं आएगा। समझ में आया? तो गाय में उसकी स्किन दिखाई ही नहीं देती है, इतने ज्यादा बाल होते हैं, इतने घने बाल होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं। भैंस के बाल थोड़े से उससे बड़े होते हैं, लेकिन उसकी स्किन उसमें साफ साफ नजर आती है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हमारा माइंड सोचता है, हम आसानी से उसको ग्रैब करते हैं और हमें पता लग जाता है ये गाय है, ये भैंस है। क्लियर है? लेकिन हम बता नहीं पाते हैं। क्लियर है ना? तो ये बताने का तरीका क्या होता है, जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, आपके पेरेंट्स से यही डिफरेंस पूछोगे आप, वो आसानी से बता देंगे, गाय में झालर होती है, भैंस के झालर नहीं होती है। गाय के बाल जो है वो काफी घने होते हैं और भैंस के नहीं होते हैं। थोड़ा सा सोचेंगे और बता देंगे, क्योंकि दे हैव मोर एक्सपीरियंस, मच एक्सपीरियंस। बार बार देखना, हर रोज गाय को भैंस को देखना, धीरे धीरे माइंड ग्रैब कर लेता है, इतना रट्टा मार लेता माइंड उसका कि फिर आसानी से 1 सेकंड में डिफरेंसेस उनके सामने आ जाते हैं। देखते वो भी हैं, देखते आप भी हैं, लेकिन फिर भी आपके वो डिफरेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं। इसको बोलते हैं लेस कनेक्शंस, ब्रेन में हमारे कनेक्शंस लेस होते हैं, इसलिए हमें वो डिफरेंशिएट नहीं नजर आता छोटी उम्र में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपने आप, ये इन डिफॉल्ट है, ऐसा नहीं है कि मुझे ज्यादा आता है या आपको कम आता है, ये इन डिफॉल्ट होता है, हमारे कनेक्शंस बनते हैं, ये माइंड की प्रोसेस है। वही चीजें आपको बोली जाती है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, ताकि आपके कनेक्शंस इतने अच्छे बन जाए कि आप देखते ही क्वेश्चन को आंसर उसका सामने हो जाए। ये होता है मेन चीज। ठीक है, चलिए यस सर। बात करते हैं एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ ओजी। ये ओजी क्या है? NaCl एंड BaCl2 इज नॉट डबल सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड BaCl2, अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो डबल साल्ट नहीं है, याद रख लेना। मैंने ये बोल ही दिया कि दोनों को मिक्स करना डबल साल्ट नहीं है। NaCl वन फेस, BaCl2 हैज अदर फेस। फेस मतलब उनका टेक्सचर, उनका कलर थोड़ा बहुत अलग होगा, सो दे कैन नॉट बी वन फेस। वन फेस नहीं होगा, डबल साल्ट में वन फेस होगा। क्लियर है? यहां से आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, दे आर नॉट इन वन फेस, ये दोनों वन फेस में नहीं है। सिर्फ वन फेस मतलब? फेस, फेस का मतलब होता है बेटा उसको देखने में कैसा टेक्सचर लग रहा है। जैसे मान लो कलर ले लेते हैं, ठीक है, जो घरों में कलर होते हैं या लोहे पर जो कलर किया जाता है, उस कलर का डब्बा आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर कलर भी देखा होगा। यस सर। वो कलर के अंदर अगर मान के चलो, जैसे मान लो ये रेड कलर का वो है, कलर है मेरे पास, और इसके अंदर मैं यहाँ व्हाइट कलर की, मेरे पास एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ठीक है, और ये ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर एक ढक्कन होता है, ये व्हाइट कलर की ट्यूब है। कलर में व्हाइट कलर, यानी यहां से मैंने जैसे पेस्ट निकलती है ना, वैसे व्हाइट कलर की एक ये ट्यूब निकलेगी और मैं इसके अंदर डाल दूंगा उस ट्यूब, तो इससे इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस ट्यूब को अलग करके और फिर घोलूंगा, डिसोल्व करूंगा, तो व्हाइट कलर अलग से नजर आएगा उस कलर में शुरू में। यस सर, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी थिक है ना? अब जैसे ही मैं घोल रहा हूं तो वो अलग नजर आ रहा है, लेकिन जब मैंने उसको काफी देर तक डिसोल्व कर दिया, उसके बाद में वो बिल्कुल एक फेस, मतलब एक ही कलर हो जाएगा। तो रेड कलर रेड नहीं रहेगा, व्हाइट व्हाइट भी नहीं रहेगा, कुछ अलग ही मिक्सचर बन जाएगा। तो उसको बोलते हैं वन फेस, सब कुछ एक जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे में बराबर अमाउंट में मिली हुई है। लेकिन जब वो बराबर अमाउंट में नहीं होती, तो भले ही उनका टेक्स्ट, भले वो दिखे कि हाँ ये बराबर है, लेकिन वो बराबर होती नहीं है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर सॉलिड NaCl ले रहा हूँ, ये लो NaCl ले लिया मैंने, अब सेम आपने कोई रेड कलर का साल्ट ले लिया, रेड कलर का, तो वो बिल्कुल बराबर आपके हिसाब से तो बराबर दिख रहा है आपको,
आपके हिसाब से यहाँ जो आपको बराबर दिख रहा है वो लगेगा हाँ रेड व्हाइट ऐसा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर रेड 2 हो सकता है ना, हमारी Yes, आंखों को sir. नहीं नजर आ रहा है, इतना ही है। तो यानी कि ये फेस अलग है, रेड वाला फेस बिल्कुल अलग है, लेकिन जब वो मिक्सचर में पानी में दोनों साल्ट को घोल दूंगा तो बिल्कुल बराबर अमाउंट में जाएंगे, वो बिल्कुल बराबर, ऐसा नहीं होगी एक जगह पे 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, कंसंट्रेशन एकदम कंसिस्टेंट हो जाएगी, इसको बोलते हैं वन फेस, सबका कलर एक जैसा हो गया। लेकिन जब कंसंट्रेशन कंसिस्टेंट नहीं होती, जैसे सॉलिड्स में अगर हम मिक्सचर करते हैं तो हमें लगता है इट प्रिटेंड्स कि लगभग सेम हो गया, बट एक्चुअली वो सेम नहीं है। लाइक दैट जब यहाँ पर आपने इसको व्हाइट कलर को डिसोल्व किया था, व्हाइट कलर को, ठीक है, तो क्या हुआ था, व्हाइट कलर शुरू में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे घूम सा गया था, ठीक है, यहाँ ज्यादा था, यहाँ पर तो था ही नहीं, फिर हो सकता है यहाँ थोड़ा बहुत हो गया हो, तो काफी देर तक ये कंसिस्टेंट नहीं हुआ था, इसी को बोलते हैं डबल फेस, यानी कि 2 फेस होते हैं। तो यहाँ जो ये बोल रहा है ना बेटा, इसका मतलब यही है कि NaCl और BaCl को मिलाओगे तो वो डबल साल्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि NaCl का अलग फेस है, ठीक है, BaCl2 का अलग फेस है। फेस का मतलब उनका कलर या टेक्सचर, कलर अगर सेम हो दोनों का, व्हाइट कलर हो, लेकिन टेक्सचर अलग हो सकता है। NaCl का क्या है, थोड़ा सा रफ टाइप में हो सकता है, BaCl थोड़ा सा स्मूथ हो सकता है, तो उनका टेक्सचर अलग होगा, आपको साफ साफ नजर आ जाएगा डिफरेंस। क्लियर है, समझ में आ गया? Yes, sir. फेस, वन फेस और डबल फेस में, अब देखो, सो दे आर नॉट इन वन सॉलिड फेस, तो इसको बोलते हैं कि वो एक सॉलिड फेस में नहीं है, इट इज मिक्सचर ऑफ सॉलिड फेस, तो ये सॉलिड फेस का मिक्सचर है, मिक्सचर, सो दिस इज मिक्सचर ऑफ साल्ट, तो इसको मिक्सचर ऑफ साल्ट बोलेंगे, ना कि डबल साल्ट। ये तो ठीक है। अब डबल साल्ट एक्चुअल में क्या होता है, फिर मोहर साल्ट इज डबल साल्ट। मोहर साल्ट बहुत फेमस साल्ट है, नाम है इसका मोहर साल्ट। अब ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आयरन और अमोनिया का सल्फेट, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, इनका मिक्सचर नहीं, मतलब ये साल्ट ही है। आयरन का सल्फेट कैसे बनेगा भाई, आयरन Fe, SO4 पर 2 नेगेटिव होता है Yes. 2 नेगेटिव, Yes, sir. तो Fe2 अगर मैं लगाता हूँ, Fe2SO4, तो क्या ये सही है? ये फॉर्मूला गलत लगा रखा है, No, sir. नहीं ये फॉर्मूला सही नहीं है, ठीक है, ये FeSO4 है, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट होता है। Is Yes, this sir. ferrous अगर sulfate? 2 तो फिर 3 भी तो आना चाहिए, अगर 3 वाला हो। हाँ हाँ, वो फिर फेरिक हो जाएगा बेटा, ये गलत है, ठीक है, Yes. कोई बात नहीं, Yes, sir. ये ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। FeSO4 है, तो Fe की आयरन की, फेरस सल्फेट है ये, तो आयरन की वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, तो FeSO4। अब SeSO4 एक साल्ट है, अब दूसरा साल्ट अमोनियम NH4 पॉजिटिव, अमोनिया होता है NH3, इसके बारे में आपको पता होगा, H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव का पॉजिटिव आयन चला गया, और नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और नाइट्रोजन पर लग गया पॉजिटिव, और हम इसको बोलेंगे NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन। यस, Yes. क्लियर है ये Yes, बात, sir. है ना? तो ये है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जो है NH4 पॉजिटिव होता है, याद रखना, और वो पॉजिटिव कहाँ होता है, अमोनिया के ऊपर होगा, याद रहेगा सबको, Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है। NH4 पॉजिटिव, ये इसके साथ सल्फेट लगा, तो सल्फेट लगा दिया, सल्फेट पर तो 2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब अमोनिया 2 लगेंगे, क्योंकि इस पे तो 1 पॉजिटिव है, तो 2 अमोनियम लगे। यस, क्लियर है? तो यहाँ पर Yes. ये ऊपर 2 लगा हुआ है, नो वरी अबाउट दिस, ये 2 लगा रखा है इसमें, ठीक है, NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, डॉट लगा के, यहाँ पहले डॉट था FeSO4 के, फिर डॉट लगा के 6H2O। अब ये आपको ना डॉट 6H2O रट्टा मारना है, याद रख लेना, ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये सबके साथ अलग अलग होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सबके साथ अलग अलग होता है, ये सबका नंबर याद ही रखना पड़ता है, इसको कोई यूं नहीं है कि आप बिना लर्न के आप इसको निकाल सकते हो, वो फाइंड आउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब आपका बन गया, NH4 के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, ये नाइट्रोजन पर 1 पॉजिटिव है, ऐसे 2 लगे हुए हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मोर साल्ट इज कॉल्ड डबल साल्ट विच कंटेन मोर देन 1 सिंपल साल्ट, जिसमें एक से ज्यादा सिंपल साल्ट होते हैं, बट ये मिक्सचर नहीं है, क्यों? FeSO4 और अमोनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन बॉन्ड की फोर्स होते हैं, ये डॉट का मतलब कुछ भी हो सकता है। डॉट में जितने भी टाइप के बॉन्ड या जितनी भी टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ रखी है, उनमें से कोई भी हो सकती है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डॉट का मीनिंग अलग होता है। इस डॉट का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट टाइप में बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बेटा?
यस सर। यस सर। सभी मॉलिक्यूल्स में डॉट आपको ढूंढना पड़ेगा, कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ रहा है इसके साथ, कैसे जुड़ रहा है, तो वो डॉट से उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो मोहर साल्ट इज कॉल्ड डबल साल्ट व्हिच कंटेन मोर देन वन सिंपल साल्ट, इट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब पानी में जाएगा तो सारे आयन अलग हो जाएंगे, Fe2 पॉजिटिव, SO4, लेकिन जब ये जुड़ेगा ना तो एक आयरन सल्फेट के साथ एक अमोनियम का सल्फेट जुड़ा होगा और साथ में 6 वाटर भी जुड़े होंगे। समझ में आया? इसकी ये कंपोजिशन टूटेगी नहीं, ये मिक्सचर नहीं है कि ये आपस में ऐसे जोड़ दिए, नहीं, ये इकट्ठा एक यूनिट कहलाएगा, फिर दूसरी यूनिट होगी, फिर तीसरी यूनिट होगी, और वो आपस में फिर इस तरह से काम करेंगे। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ये होता है डबल साल्ट। तो डबल साल्ट भी पूरा पानी में घुल जाता है, सिंगल साल्ट भी पूरा घुल जाता है, लेकिन दो साल्ट का मिक्सचर डबल साल्ट नहीं होता। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। कंप्लीट डिसोसिएशन एक्वस सॉल्यूशन। अब आगे आता है मोहर साल्ट डिसोसिएट इनटू, अब देखो मोहर साल्ट सारे आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, नो डाउट। Fe2 पॉजिटिव, NH4 1 पॉजिटिव, ऐसे से दो बनेंगे, SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। इट इज वन फेस, और ये एक ही फेस में होते हैं सारे के सारे, ये ऊपर वाला मिक्सचर ये एक फेस में होता है, सब तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये तीनों चारों चीजें, ठीक है। और मोर देन वन सिंपल साल्ट इट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस, तो ये भी कंप्लीट डिसोसिएशन करता है एक्वस सॉल्यूशन में। यस बेटा, क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। तो ये है असलियत में डबल साल्ट, ठीक है। एक और होता है पोटाश एलम, पोटाश एलम, इसको बोलते हैं पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट, वो होता है पोटाश एलम। और इसमें पानी क्या होता है, 24 होता है, पीछे वाले में 6 था, इसमें 24 है, ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ इसने ऐसे भी लिख रखा KAlSO4 ट्वाइस 12 वाटर। क्या किया इसने पता है, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया। तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, K2SO4, SO4 पर 2 नेगेटिव है तो K पर 1 पॉजिटिव होता है हमेशा, इसको तो बदल नहीं सकते। एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव होता है हमेशा, यस। तो SO4 Yes, पर sir. कितना होता है, SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, तो 2 नेगेटिव Yes. 3 पॉजिटिव कैसे होगा, इसके 3 लगा दे तो 6 नेगेटिव हो जाएगा, इसको 2 लगा दे तो 6 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? यस Yes, sir. सर। आगे देखिए 24 वाटर, वाटर के 24 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े होते हैं। वाटर के 24 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी जुड़े हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि एल्यूमिनियम के अंदर P ब्लॉक और D ब्लॉक है कि नहीं है। एल्यूमिनियम में D नहीं होता तो उसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना मुश्किल है। होता है एल्यूमिनियम में, होता है D, नहीं होता है, तो ये हो सकता है कोऑर्डिनेट भी हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, जब हम इसको अंदर का इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, तभी याद हो सकता है, ठीक है। वरना इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा कि हम अपनी तरफ से कोई भी तुक्का लगा दें तो तुक्का होगा। अब देखिए इसने क्या किया, इसको सबको 2 से डिवाइड कर दिया, सबको। कैसे किया, सल्फेट 3 थे यहाँ पे 1 है, तो टोटल हो गए 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सल्फेट बच गए, है ना। और 1 एल्यूमिनियम और 1 पोटेशियम बच गया, और पानी 24 था तो 12 बच गया। तो इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, बट एग्जैक्ट फॉर्मूला 1 यूनिट का फॉर्मूला तो यही बनेगा। यस यस। Yes, sir. है ना। तो इसको याद रखना, ना कि इस घटिया वाले फॉर्मूले को, जो ऐसा लिखा जा सकता है बट ऐसा होता नहीं है। आगे देखो बेटा, सो पोटेश एलम, पोटाश और एल्यूमिनियम का सल्फेट। पहले वाला कौन सा था, मोहर साल्ट, आयरन और अमोनिया का सल्फेट, और ये पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट है। बस इतना याद रखना, पानी 6 होता है, पानी 24 होता है, बस इतना याद रखना फॉर्मूला। हाँ बेटा। सर डबल सॉल्ट में एनायन जनरली सेम ही होते हैं? नहीं, ये तो बाय मिस्टेक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके सर। होंगे ऐसा नहीं है, वो प्रीवियस कुछ वाला सॉल्ट था, उसके वो किस में डिसोशिएट होता है, एक बार दोबारा बता दो कि कौन सा बेटा, सर। वो इससे प्रीवियस वाला। अरे वो सभी आयंस टूट जाएंगे उसके। ये देखो आयरन है, आयरन सल्फेट Fe2 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, उसके बाद में अमोनियम है NH4 पॉजिटिव, 2 है ऐसे, ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। फर्दर क्या है, SO4 अकेला, SO4 2 नेगेटिव, एक और, तो 2 SO4 के नेगेटिव आयन, एक आयरन का 2 पॉजिटिव और 2 अमोनियम के 2 पॉजिटिव, इस तरह से ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्लियर है? यस। Yes, यहाँ sir. लिखा भी होगा, यहाँ लिखा भी हो, नो वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पोटाश एलम भी पोटेशियम में टूटेगा, सल्फेट में टूटेगा, एल्यूमिनियम में टूटेगा, और इनकी वैलेंसीज आप लोगों को सबको पता होंगी, तो ये सिंपल आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब क्या होता है भाई, ठीक है। तो आपको सिंपल साल्ट तो पता ही है, नो डाउट, है ना। और डबल साल्ट हमने कर लिया कि डबल साल्ट का मतलब ये नहीं कि 2 का मिक्सचर होगा, उनमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़े होते हैं दोनों साल्ट, है ना, डॉट लगता है बीच में, बस ये याद रख लेना। डबल साल्ट क्लियर है। अब आती है बात कॉम्प्लेक्स साल्ट की। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या था, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, हाउएवर इट डज नॉट डिसोशिएट इनटू सिंपलर आयन व्हेन डिसोशिएट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर।
ये डिफरेंस है, होगा वही, वैसा सा ही होता है। तो देखिए जरा, इट डज नॉट डिसोशिएट इनटू सिंपलर आयन डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में घुलने पर ये सिंपल आयन में डिसॉल्व नहीं होता है। तो देखो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स साल्ट का मतलब ही है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कैसे है अब ये KCN और FeSO4, तो ये बन गया FeCN6, बीच में इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, FeCN6 बन गया, मतलब ये केमिकल रिएक्शन हुई है, इसको सिंपल मत समझना। और K पॉजिटिव, 4 K है, ठीक है, तो 4 K पॉजिटिव, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पर 4 नेगेटिव है। ये समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। ये होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। एक्चुअल में इस कॉम्प्लेक्स साल्ट की जगह इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। कॉम्प्लेक्स तो ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया क्योंकि हम सीरीज में चल रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, जब इसको पानी में घोलते हैं तो K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा K पॉजिटिव अलग। और दूसरा Fe साइनाइड 6, ये जो है ये 4 नेगेटिव यूनिट जो है ये इकट्ठा रहेगी, नेगेटिव आयन ये, पॉजिटिव आयन ये, तो ये लगेगा साल्ट जैसा है ना, लग रहा है साल्ट। लेकिन इस साल्ट ये किससे मिलकर बना है? एसिड बेस से मिलकर नहीं बना ये, ठीक है। ये KCN, 2 अलग अलग साल्टों से मिलकर वो साल्ट आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। इसको ऐसे कह लो जैसे हम कॉम्प्लेक्स साल्ट में बोलते हैं ना कि FeSO4 है, फिर डॉट लगा दिया मैंने, फिर अमोनियम सल्फेट लिख दिया, है ना, अमोनियम सल्फेट 2 ट्वाइस SO4, और इनके बीच में फिर 6 वाटर लगा दिया। तो ये जो डॉट है ना, डॉट, इस डॉट को हटा के इनको स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर हम आपस में जोड़ दें तो एक्चुअल में डबल साल्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया। डबल साल्ट के अंदर जो डॉट लगाई जाती है वो डॉट अगर और स्ट्रॉन्गली पैक हो जाए और स्ट्रॉन्गली रिएक्ट कर ले, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। तो क्या होगा, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और हो जाएगा और वो फिर अलग ही टाइप के 2 आयन बन जाएंगे, इसके 2 या 3 जितने बनेंगे। तो देखो ये पोटेशियम है और ये पूरा एक आयन है, तो ये अलग ही टाइप का बन गया, मतलब इनमें रिएक्शन हो चुकी है। सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि वो साल्ट अब साल्ट नहीं रहा, उनमें रिएक्शन हो चुकी है। KCN और FeSO4 जब रिएक्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनाते हैं, और ये साल्ट नहीं है, डबल साल्ट भी नहीं है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब इसको डबल साल्ट से क्यों, यहाँ तो इन्होंने सीरीज में सीधा सीधा बता दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो ना, तो बहुत से साल्ट ऐसे हैं जो 2 पॉजिटिव और साइनाइड नेगेटिव में टूट जाते हैं। बहुत से साल्ट ऐसे भी टूट जाते हैं और K पॉजिटिव भी टूट जाते हैं। समझ में आ गया? ये भी डिसोशिएट होते हैं, ये सच है। यहाँ पर तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, है ना, बट ये होते हैं। ये समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब ये हो रहे हैं भाई। तो पहले भी तो FeSO4 अलग अलग था और ये K2SO4, अब K2SO4 भी घुल जाएगा पूरा का पूरा, SO4 अलग हो गया, Fe में SO4 अलग हो गया, KCN और साइनाइड नेगेटिव, K पॉजिटिव और साइनाइड नेगेटिव अलग हो रहा है, SO4 अलग हो रहा है। तो ये वही डबल साल्ट जैसा सा ही बन गया कि 2 साल्ट आपस में मिक्सचर और सारे अलग हो गए। लेकिन डबल साल्ट 100% डिसोशिएट होता है, जैसे मैंने पहले बोला था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन ये क्या होता है, ये बहुत कम डिसोशिएट होता है। अगर ध्यान देना इस बात पे, अगर आयरन और साइनाइड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट इनफ मच इनफ स्ट्रॉन्ग, इफ इट इज नॉट मच इनफ स्ट्रॉन्गर देन डेफिनेटली इट विल डिसोसिएट इन वाटर। इफ इट इज मच इनफ स्ट्रॉन्गर तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। लेकिन वीक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टूट जाते हैं और वो कम होते हैं अमाउंट में, तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल तक तो सर आप बोल रहे थे, मैं ही बोल रहा हूं, तो आप मेरे को ही बोलोगे सर कल तक तो आप बोल रहे थे कि डिसोशिएट नहीं था, आज आप इसको खुद ही डिसोशिएट करके दिखा रहे हो। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, तो मैं पहले से बता देता हूँ डिसोशिएट ये होता है। अगर वीक होगा तो होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग भी कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है। क्लियर है? ये कंफर्म्ड है ना? लेकिन डबल साल्ट तो 100% डिसोशिएट हो जाएगा। तो इनकी डेफिनेशन इन्होंने सीरीज में बना के और अपना एक एनवायरनमेंट बना के आपको बताया है, जबकि उस एनवायरनमेंट को मैं तोड़ रहा हूं कि सिंगल साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट नहीं, सिंगल साल्ट, डबल साल्ट, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स साल्ट की जगह कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखो। और ये कॉम्प्लेक्स उनके बॉन्डिंग से मिलकर बनता है, बॉन्ड बन जाता है, और बॉन्ड हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कंफर्म्ड है? पहले डॉट लगा था, डॉट में कुछ भी हो सकता है, आयनिक अट्रैक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है। ये कंफर्म है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा। यस, क्लियर है सर लेकिन जो मतलब ब्रैकेट के बाहर वाला जो एलिमेंट है वो तो पूरा टूट जाएगा ना?
उसको उसको हम नहीं गिनते, कॉम्प्लेक्स सिर्फ इसको गिनते हैं, अंदर वाले को, ब्रैकेट के अंदर वाले को कॉम्प्लेक्स गिनते हैं, बाहर वाले को नहीं गिनते। क्लियर है? ओके सर, यस बाहर सर। वाले को तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ अंदर अंदर वाले मैटर की बात हो रही है कि इसने ऐसी रिएक्शन कर ली और ये कोऑर्डिनेट बन गया। अब मैंने बोला डबल साल्ट में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, तो मान लो किसी डबल साल्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अब डिफरेंस कैसे करोगे बताएगा कोई मेरे को? सर एक बार सर दोबारा रिपीट कर दो क्वेश्चन। देखो मैंने बोला कि इसमें हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, किसमें? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। डबल साल्ट में मैंने बोला कि डॉट लगा होता है और वो दो साल्ट से मिलकर बनता है, तो उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डॉट का मतलब क्या? आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना उसमें। तो अगर मान लो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, उसमें हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस हो सकता है, इसमें तो होता ही है। अगर ऐसा मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और वो डबल साल्ट है, तो मैं कैसे उसको कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं कह रहा? वो भी तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो डबल साल्ट क्यों है? मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया? सर सर उसको वो डिसॉल्व, डिसोशिएट नहीं होता होगा पूरा। हाँ, उसको यस डिसोल्व सर, करके देखते हैं और उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट ही डिफाइन करता है कि ये कॉम्प्लेक्स है या डबल साल्ट डबल, है ना? डबल सॉल्ट। यानी लास्ट हथियार क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वैल्यू किस चीज की? तो अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाए डिसोसिएशन कांस्टेंट की, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हम डिफाइन कर देते हैं कि ये डबल साल्ट है या फिर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। यस गाइस, क्लियर है बेटा? सभी को समझ में आ गया? यस सर, यस तो ये वाला बात याद रखनी है, अब याद रख लेना, ठीक है? और मैं इसको फिर यूज करूंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। उसके अलावा जो भी बकवास चीजें हैं आप याद कर सकते हो, मना नहीं करूंगा। तो देखिए ये बन गया साइनाइड 6 आयरन 2 पॉजिटिव है, तो टोटल कॉम्प्लेक्स पर यहाँ पर 4 नेगेटिव होगा। क्यों होगा 4 नेगेटिव? अब जरा इसको देखो, इसको कैसे चेक करते हैं। आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है। यस सर, अब इससे 2 पॉजिटिव ये कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि साइनाइड पर 1 नेगेटिव होता है, साइनाइड 1 नेगेटिव है, 6 साइनाइड जोड़ रखे हैं तो 6 नेगेटिव हो गया। अब 6 नेगेटिव है, आयरन पर जितना भी पॉजिटिव हो उसको क्रॉस कर देगा तो ऊपर 4 नेगेटिव बच रहा है, इसका मतलब आयरन पर 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव है। तभी तो सर वो अब मेरे को क्या पता? पोटेशियम फोर, पता चल रहा है ना, पोटेशियम का हमेशा हाँ +1 होगा। यस यस बेटा, हाँ वही चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो मुझे कैसे पता लगे 4 ही नेगेटिव है? क्योंकि मुझे पता पोटेशियम तो हमेशा 1 पॉजिटिव दिखाएगा, ये तो फादर ऑफ एवरीथिंग है, एल्कली मेटल एल्कलाइन मेटल, ये तो कभी बदलते नहीं है ना? जब सबका फादर Yes, बैठा sir. है तो हम इसी से चलेंगे। तो इससे स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कॉम्प्लेक्स पर 4 नेगेटिव है। अब मुझे ये भी कंफर्म है कि साइनाइड पर 1 नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब 4 नेगेटिव बच गया, इसका मतलब 2 साइनाइड नेगेटिव यूज हो गया, तो वो आयरन ही करेगा। यस क्लियर है बेटा सबको? यस सर, यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब इसने इसको डिसोशिएट करके दिखा रखा और कुछ नहीं करा, तो 4 पोटेशियम अलग हो गए और आयरन साइनाइड के साथ 4 नेगेटिव ऊपर इसने लगा दिया। तो यहां से आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोलेगा ये। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया सबको? यस सर, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अब। When dissolved in water it does not dissociate show the properties of iron to positive and cyanide। ये आयरन की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, doesn't dissociate शो प्रॉपर्टी ऑफ, ये तो एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा, आयरन 2 और साइनाइड की प्रॉपर्टी दिखाता ही नहीं है, ओनली प्रॉपर्टी ऑफ के पॉजिटिव, ये के पॉजिटिव की प्रॉपर्टी दिखाता है और Fe साइनाइड 6 4 नेगेटिव की प्रॉपर्टी भी दिखाता है। ये एग्जांपल अभी याद कर लेना, आगे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, लेकिन अभी आज याद करोगे तो फिर आगे वाले एग्जांपल आसान लगने लगेंगे, ठीक है? जस्ट एग्जांपल, Fe साइनाइड 6 4 नेगेटिव होता है। इट इज सो द आयन Fe साइनाइड 6 4 नेगेटिव बिहेव एज द फैमिली, एज ए फैमिली, एंड यानी ये पूरा परिवार है, ये टूटते नहीं है। एज ए फैमिली का मतलब समझ में आ गया है ना? एंड द ब्रैकेट शो इट्स दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयोनाइजिंग। ब्रैकेट क्या दिखाती है? ये फैमिली की तरह काम करते हैं, ठीक है? और ब्रैकेट का मतलब है कि ये नॉन आयोनाइजिंग है, इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। इन द नेचर इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट नहीं कहते। समझ में आ गया भाई? कॉम्प्लेक्स साल्ट वही चीज Yes, दिखेगी, sir. बकवास गलत लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया नाम, उसका नाम डबल कॉम्प्लेक्स साल्ट नहीं है। द एडिशन ऑफ द कंपाउंड दे रिटेन द आइडेंटिटी, डोंट लूज देयर आइडेंटिटी टू सॉल्यूशन नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये डेफिनेशन लिख रखी है, वो रिटेन करते हैं, रिटेन देयर आइडेंटिटी, डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशंस। सर मतलब हाँ बेटा बोलो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गए ना?
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसका नाम गलत दे रहेगा, मैं नहीं मानता उसको कॉम्प्लेक्स साल्ट, उसको कहना ही गलत है, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप बोल सकते हो, ठीक है, नो डाउट। ठीक है, सबका अपना अपना नजरिया तो ना स्टाइल होता है याद करने का, मैं उसको मानता नहीं हूँ, मैं उसको गलत मानता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, उसका नाम कोऑर्डिनेशन ही होना चाहिए, ताकि दिमाग में ये रहे कि कॉम्प्लेक्स साल्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही होता है वो। आगे देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट आता है मेटल आयंस, मेटल एटम एंड आयंस अटैच्ड टू द ग्रुप न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पता होगा भाई, यस सर। तो इसको तो हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं, किसी को नहीं पता तो बोल दो, बता सकता हूँ, पता है सबको? Yes. अंजलि, हरलीन बेटा Yes sir. आता है? ठीक है, Yes sir. ओके। व्हेन सेंट्रल मेटल एटम, अब ये चीज देख लेना ये क्या बोल रहा है, सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड विद लिगेंड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिगेंड से जुड़ा होता है, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो मेटल एटम कौन सा हो गया? आयरन हो गया मेटल एटम, ये सेंट्रल में है। क्यों सेंटर में है? साइनाइड ना 6 जुड़े होते हैं, तो 6 साइनाइड ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि उसके बराबर में लगे हुए हैं। इसका जब आप वो बनाओगे डायग्राम, तो ये कौन सा डायग्राम है भाई, कौन सा डायग्राम बनाया मैंने, ये बताना जरा। सर ऑक्टा है, ऑक्टाहेड्रल डायग्राम ऑक्टाहेड्रल। बना है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसको ऐसे जोड़ दूंगा, ऐसे जोड़ दूंगा, ऐसे जोड़ दूंगा, ऐसे जोड़ दूंगा, ऊपर एक हेड्रोन बनेगा टेट्राहेड्रोन, नीचे भी एक टेट्राहेड्रोन बनेगा, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रोन बोलते हैं। समझ में आ गया ऑक्टाहेड्रन? यस सर। Yes. पता Yes, होगा sir. इसको ऑक्टाहेड्रन क्यों बोलते हैं, बताओगा, बताया कोई? सर क्योंकि ये वैसे पर थ्योरी पे डिसाइड होता है ना, इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d2 है। अरे नहीं, वो नहीं पूछ रहा बेटा, मैं पूछ रहा हूँ ऑक्टा का मतलब 8 होता है, इसमें 8 तो एटम ही नहीं है टोटल, आयन या एटम जो भी, इसके अंदर कितने हैं? 7 हैं टोटल, तो ऑक्टा क्यों बोलते हैं? ऑक्टा मींस 8, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, पता है? सर ये में भी शायद स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है ना, स्क्वायर में 4 साइड होता है, 2 तो 2 into 8 शायद 2 into 4 ऐसा कुछ हो शायद। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, जरा ध्यान देना बेटा इस पे, सर ठीक है? 4 फेसेस बनते हैं ना इसके, मतलब जो डायग्राम होता है उसके, तो क्या मतलब क्या 4 क्या? सर 4 फेसेस बनते हैं ना, 4 ऊपर 4 नीचे। हाँ फेसेस, ये मैंने बता रखा है भाई, अंजलि सही बोल Yes रही है, sir. ठीक है, तो ये मैंने करवा रखा है 4 फेस। देखो हेड्रोन का मतलब होता है फेस, फेस मतलब फेस नहीं बोलेंगे, फलक, फलक का मतलब क्या होता है? जिसे टच किया जा सके, ठीक है। अब वो देखो कौन सी फलक, क्या बात कर रहा हूं मैं, वो अब आपको समझ में आएगा। देखो मैं इसको अलग कलर से जोड़ूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो एक्चुअल बॉन्ड तो यही होते हैं, ये तो समझ होगी, एक्चुअल बॉन्ड ये होते हैं, लेकिन हम इनको Yes. ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं ताकि हमें शेप समझ में आए, ये बना कैसे रहा है। ये कोई बॉन्ड नहीं है जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया, बस ये शेप को समझने के लिए मैं इनको आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये आ गया, अब मैं अगर इसको इससे जोड़ दूं ऐसे, फिर जोड़ रहा हूं ऐसे, फिर जोड़ रहा हूं इस वाले से, उसके बाद में जोड़ रहा हूं इसको। यस क्लियर है बेटा? तो देखो यस। ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर आपको फेस दिखाई दे रहा होगा, फलक बोलते हैं उसे हिंदी में, ट्राइएंगुलर फेस। कितने फेस बन रहे हैं? 4 नहीं बन रहे ऐसे, यस सर। एक सामने एक पीछे बनेगा और 2 बराबर में बन रहे हैं, ट्राइएंगुलर फेस। तो 4 फेस तो ये बन गए, और जब नीचे वालों को जोड़ोगे इन सब से तो 4 ही फेस नीचे भी बनेंगे। यस Yes. यस सर। समझ में आ गया? तो 4 ही फेस नीचे बनेंगे, तो ये 4 फेस नीचे 4 फेस ऊपर, तो इन्हीं को बोलते हैं टेट्रा ओक्टाहेड्रोन, अष्टफलक। अष्टभुजाधारी नहीं है, अष्टफलक हिंदी में नाम इसका, अष्टफलक, यहां से समझ में आता है, जिसके फलक, जिसके फेस 8 हैं। क्लियर है? यस सर। इसमें 7 हैं सारे, एटम भी 8 नहीं है, लिगेंड जुड़ रहे हैं वो भी 6 हैं। अब जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, सर टेट्राहेड्रल, CH4 का मॉलिक्यूल याद है सभी को? यस सर। तो टेट्राहेड्रल होता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर देखो ये टेट्राहेड्रल है, क्यों है? उनसे पूछ लो क्यों टेट्राहेड्रल है? सर 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है, तो इसमें कितने जुड़े हैं भाई साइनाइड? इसमें तो 6 ही हैं, 6। तो इसका हेक्साहेड्रोन नहीं होना चाहिए। ये ओक्टा क्यों है? अष्टफलक। और ये टेट्रा क्यों है? ठीक है इसके अंदर 4 जुड़े हैं, लेकिन जब आप इन सारों को जोड़ते हो ना, इसको भी ध्यान से देखना, जब इन सबको आपस में जोड़ देते हो, इसमें भी टोटल 4 ही फेस बनेंगे। जब आप ध्यान से, अब इसमें कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना, क्योंकि ये ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, ऐसा सिर्फ हम दिखाते हैं। इसके भी फेस टोटल 4 ही आएंगे, आपको देख के समझ में नहीं आएंगे, बट 4 होते हैं इसके फेस। दिखाऊं 4 कैसे होते हैं? चलो मेरे पास एक Yes मॉलिक्यूल sir. पड़ा, क्यूबॉइड में इसको प्लेस करके हाँ मेरे पास एक मॉलिक्यूल पड़ा, मैं दिखाता हूँ आपको।
कहाँ पर गया भाई मॉलिक्यूल, मिल गया। देखो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है, वो देखिएगा, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, दिख रहा है सबको? यस सर। इसमें 4 जुड़े हुए व्हाइट कलर के, 3 देखो, 2 एक मैंने पकड़ लिया और बाकी 3 आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले फेस से 3 मॉलिक्यूल मैंने पकड़ लिए, हाथ में 3 मॉलिक्यूल पकड़े हुए, सामने एक आपके सामने। तो हम ऐसे दिखाते हैं कि ये देखो 3 का ट्रायंगुलर बेस है। अब देखो एक फेस तो नीचे हो गया 3 मॉलिक्यूल का, हो गया। अब दूसरा फेस देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ वाले, ठीक है, और एक ऊपर वाला, इन तीनों को पकड़ रहा हूँ। क्लियर है? दूसरा फेस हो गया। यस सर। अब एक और इधर वाला फेस, अब इधर वाले की बजाय ये ऊपर वाला, इधर वाला और इधर वाला, एक फेस इधर हो गया और एक इस तरफ भी है, 1 2 और ये 3, ऐसे करके 4 फेस। तो मैं इसको 4 में से 2 फेस तो आपको पकड़ के शो करके दिखा सकता हूँ। एक नीचे, देखिए नीचे वाला ट्रायंगल तो मैंने मेरे हाथ पे रख लिया, नीचे ट्रायंगल बन रहा है और हाथ पे रख लिया, ठीक है, तो नीचे वाला तो क्लियर है। तो अब देखो जरा मेरे अंगूठे की साइड पे, आपको दिख रहा होगा अंगूठे की साइड पे एक क्या बन रहा है, ये मेरा अंगूठा है, इसकी साइड पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक फेस ये हो गया बिल्कुल सामने आपके। यस, यस क्लियर? Yes. और उसके बाद मैंने अंगूठे को दूसरी तरफ लिया, तो ये दूसरा फेस यहाँ आ गया, ये भी क्लियर है, अंगूठा Yes, sir. आ गया ना। अब इसके बाद में एक फेस मेरी तरफ भी है, ये तीनों देखो, ये तीनों को मैंने पकड़ लिया, ठीक है, और एक फेस इधर है इस फिंगर की साइड और एक फेस अंगूठे की साइड है, ऐसे करके टोटल 4 फेस, मतलब 3 फेस इधर बनेंगे, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर, और एक नीचे बनेगा, इस तरह से 4 फेस बनते हैं। क्लियर है? Yes, sir. इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रोन, चतुष्फलक। क्लियर है? ये सारे हम करने वाले हैं। खैर, तो ये बोल रहा है व्हेन द सेंट्रल एटम अटैच होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, देयर नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये डेफिनेशन है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेफिनेशन को, ठीक है। लिगेंड इज एन आयन मॉलिक्यूल। अब जो साइडों में जुड़ता है, ये देखो साइनाइड आयन होता है, पता है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इस CH4 को मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, कहीं इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, CH4 भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए बताया था। तो लीगेंड क्या हो सकता है? लीगेंड मतलब आयरन के साथ जो जुड़ रहा है ना, वो साइनाइड, वो डेफिनेटली लीगेंड जो है उसको लीगेंड बोलते हैं। वो आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डोनेट इट्स लोन पेयर, डोनेट करता है भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पक्का होना चाहिए। पानी भी जुड़ सकता है, पानी के पास में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर, एक डोनेट कर सकता है। यस Yes, sir. क्लियर है बेटा? तो यानी पानी भी लिगेंड की तरह जुड़ सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है पानी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा नेगेटिव आयन हो जरूरी नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एटम आयन एंड फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, लिगेंड आर नोन एज लेविस बेसिस। तो देखो लिगेंड्स को लेविस बेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? लेविस बेस क्या होता है, लेविस एसिड क्या होता है, बता सकता है कोई मुझे? सर एग्जांपल लुइस एसिड हमारा जो वो होते हैं लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, वो लुइस एसिड होते हैं। लोन पेयर जो डोनेट करते हैं वो लुइस बेस होते हैं। यस, ठीक है। आर्नियस एसिड आर्नियस बेस, H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला, OH नेगेटिव आयन डोनेट करने वाला। लेविस एसिड लेविस बेस, लोन पेयर डोनेट करने वाला, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला। जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लेविस बेस होता है, ठीक है, याद रहेगा? यस सर। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनरल फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड देयर इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो जनरल फॉर्मूला देखो भी, मेटल होता है, L मतलब लीगेंड है, लीगेंड N जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसके ऊपर ये पावर है इसकी, इसके ऊपर A पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, और X नेगेटिव इसके साथ लगा हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है, इसके ऊपर नेगेटिव हो लीगेंड पर और कोई पॉजिटिव जुड़ा हो इसके साथ, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला में कुछ नहीं पड़ा, बकवास चीज है, मत याद करना, मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। इट शुड बी रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। पहली बात, मेटल आयन रिटन फर्स्ट एंड देन राइट द लीगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेटल आयन को पहले लिखते हैं, फिर लीगेंड्स को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब एक से ज्यादा लीगेंड लगे हो तो सारे साइनाइड होंगे, जरूरी थोड़ा है, साइनाइड के अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है लीगेंड, है ना। तो पहले मेटल एटम का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद में ऑल लीगेंड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख देते हैं। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, तो चार्ज होता है भाई कॉम्प्लेक्स आयंस के ऊपर। एक्स ए नेगेटिव नोन एज द काउंटर आयन, तो जो नेगेटिव चार्ज वाले उनको काउंटर आयन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ए पॉजिटिव नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये जो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है वैसे गलत दिया है, एमएल ये जनरल एग्जांपल नहीं है ना। आयरन, इसको हम सिंपल एग्जांपलेट कर देते हैं, साइनाइड 6, और इसके ऊपर तो क्या था, 4 नेगेटिव था ना, और ये तो यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा है, ये तो गलत हो गया ना। लेकिन इसको ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और यही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो लास्ट वाला पॉइंट। मैं बताता हूँ रुकिए, ठीक है। ये देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ और, यहाँ और डाल रहा हूँ, ठीक है, और ये हो सकता है, मतलब इस पे ए पॉजिटिव हो सकता है
ए पॉजिटिव और इस पे 4 नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, यानी नेगेटिव आयन भी हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है उसमें नेगेटिव आयन भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, और उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझ में आ गया? यस सर। और यहाँ पर जो इसने दिखाया, हमने क्या किया, इसकी जगह पर अगर हम अपना एग्जांपल लें तो जैसे आयरन, सॉरी आयरन नहीं, वो पोटेशियम था ना, पोटेशियम 4 लगा हुआ था, और आयरन के साथ में साइनाइड कितना था, 6 था, ठीक है, टोटल कॉम्प्लेक्स पर 4 नेगेटिव था। तो इसमें ये जो K4 है, K4 ये क्या है, ये काउंटर आयन है। समझ में आ गया? हो सकता है ये नेगेटिव आयन हो, अगर नेगेटिव आयन होता है जैसे ये पॉजिटिव होता है सपोज, तो यहाँ मैं 4 क्लोरीन लगा सकता हूँ, 4 क्लोरीन नेगेटिव। समझ में आया बेटा? यस सर। तो क्लोरीन अगर नेगेटिव आयन लगेगा तो वो कॉम्प्लेक्स के पीछे लगता है, और अगर पॉजिटिव आयन लगता है तो कॉम्प्लेक्स के आगे लगता है, ये बात याद रखना। और इन दोनों ही क्या है, काउंटर आयन है। क्लियर है? Yes, और sir. कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, जो मेन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ये दोनों टर्म समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्या क्या होता है भाई। कोऑर्डिनेशन एंटिटी दैट एवरीथिंग इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट प्लस द चार्ज ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट, ये सारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है जो सब कुछ ब्रैकेट के अंदर होता है। एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट प्लस चार्ज ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, ये हम पहले से जानते हैं। एग्जांपल है इन्होंने, अब एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल भी आप याद रखिए। कोबाल्ट अमोनिया 6 3 पॉजिटिव, टोटल कॉम्प्लेक्स पर 3 पॉजिटिव है, ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर ब्रैकेट बंद होगी, तो मैं इसका एग्जांपल को थोड़ा, अमोनिया 6 3 पॉजिटिव, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोबाल्ट, उसके बाद अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया कितने लगा रखे हैं, 6 लगा रखे हैं, वही यानी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये लो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसके पास में इसने लगा दिया 3 क्लोरीन, ये बात समझ में आ रही है? एक ही क्लोरीन है, सॉरी नहीं 3 है, है ना, तो 3 क्लोरीन है, तो इसका मतलब 3 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव होना चाहिए। यस यस सर। क्यों? क्योंकि अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, अमोनिया न्यूट्रल लीगेंड है, कोऑर्डिनेटर बॉन्ड से जुड़ा है, नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करता है, कोबाल्ट को करता है। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। तो इसलिए ये न्यूट्रल लीगेंड है अमोनिया, तो यानी क्लोरीन पर नेगेटिव है, तो यहाँ कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव होगा, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं। अब याद रख लेना, साइनाइड पर 1 नेगेटिव होता है, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, वाटर पर कोई चार्ज नहीं होता। वाटर और अमोनिया भी लीगेंड की तरह काम कर सकते हैं। हम सारे लीगेंड याद करेंगे, ये कम से कम 30-40 लीगेंड है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ना, मतलब लेसन पढ़ते पढ़ते सारे याद हो जाएंगे, इतने आसान है, इतने आसान है। जैसे आपको ये 3 याद हो गए होंगे, साइनाइड पे 1 नेगेटिव, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं, वाटर पे कोई चार्ज नहीं, है ना। तो Yes, ऐसे sir. करके सभी लिगेंड्स याद करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से याद रखने पड़ते हैं, बाकी जनरल वाले याद हो जाते हैं। तो देखो इसमें 3 नेगेटिव, अब यह कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी है, ये बीच वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है, और वो पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये वाली है, इसको हम, चलो इसको ऐसे मार्क कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, है ना। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसको छोड़ के याद रख लेना, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूं, या नहीं छोड़ो, इसको हम मार्क नहीं करते, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये वाली है, यहीं से मार्क कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेटल सेंट्रल एटम, जनरली मेटल नोन एज सेंट्रल मेटल एटम, तो मेटल को सेंट्रल एटम बोलते हैं जनरली। इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयंस, फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस ग्रुप होते हैं, बाउंड टू द डेफिनेट ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री डेफिनेट होती है। हमने बोला ये ऑक्टाहेड्रल है, 6 लगेंगे, ऑक्टाहेड्रल 4 लगेंगे, टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज या sd3 है या कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। sp2d हो सकता है। अरेंजमेंट अराउंड इट नोन एज द सेंट्रल मेटल एटम, वो सब आगे करेंगे, नो वरी, ठीक है। लेविस एसिड, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा। यस सर। अगर लिगेंड बेस की तरह काम कर रहा है तो मेटल एसिड की तरह काम करेगा, तभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो CONH3 हियर, CO इज सेंटर मेटल एटम, तो ये आपको पता ही है, ठीक है। जस्ट कॉमन टर्म्स ही इन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। क्लियर है? ये समझ में आ गया भाई? यस सर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही लेक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जस्ट कॉमन टर्म्स आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा मैं अब आपको ना इसी लेक्चर के अंदर कुछ लीगेंड सब करवा रहा हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देता हूँ लीगेंड्स। जैसे एक होता है इन लीगेंड होता है, न्यूट्रल होता है वो, इथाइलिन डाइअमाइन, CH2 और यहां पर है NH2। क्लियर है? तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, इसकी क्या होती है, ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटिसिटी होती है एक चीज, डेंटिसिटी, वो बताता हूँ क्या होती है। यहां से आपको कुछ टर्म्स, डेंटिसिटी,
कुछ टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे मुझे ये बहुत दिन पहले मैंने शायद आप लोगों के लिए लेक्चर बनाया था, मुझे लगा था ये पूरा हो गया, बट इसमें शायद पूरा डाटा कवर नहीं कर पाया, 5-7 मिनट का और है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो जैसे डेंटिसिटी होती है, डेंटिसिटी का मतलब है कितने लीगेंड जुड़ सकते हैं, एक लीगेंड कितने बॉन्ड बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ। वन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड number of coordinate bond made by one ligand। ये समझ में आया बेटा? यस सर। तो बहुत सिंपल है ये, देखो अमोनिया दो है, दोनों अमोनिया वाटर मान लो कि मेटल के साथ में बॉन्ड बना लेंगे, दोनों के दोनों अमोनिया मेटल के साथ में बॉन्ड बना लेती हैं, एक ने इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, एक ने इधर, ये लोन पेयर अपना डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये साइक्लिक बन गया साइक्लिक, यस और नॉट? यस यस तो सर। अब जरा देखना, मान लो कि मैं एक मेटल ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके साथ में मैंने इन जोड़ दिया, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, तो यहाँ CH2 और इस तरफ NH2 और इस तरफ भी NH2, ठीक है, कहीं पे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना मेंबर रिंग बन रही है ये बताओ? सर 5 मेंबर्ड रिंग है ना। कोर में तो दो नाइट्रोजन 2 कार्बन और एक मेटल है, तो 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। अब ये देखो 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर ध्यान देना, 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग से कई बार ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। उसका रीजन बताऊंगा कौन सी ज्यादा कैसे स्टेबल है, वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि 5 मेंबर 6 मेंबर से ज्यादा स्टेबल है, अगर वो बेंजीन वगैरह नहीं है तो। अगर बेंजीन नहीं है तो 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये इस इफेक्ट को बोलते हैं, देखो जब लीगेंड व्हेन, यहां मैं लिख रहा हूं व्हेन लीगेंड जो है, जब लीगेंड जुड़ता है, ठीक है, लीगेंड मेक रिंग विद मेटल। अब रिंग कब बना सकता है भाई, ये बताओ आप लोग, क्या कंडीशन है रिंग बनाने की? यस बेटा, कोई बता सकता है मेरे को? सर जब उसका सबसे आगे, जो चेन का सबसे आगे वाला जो वो है, और जो सबसे लास्ट वाला है वो जब अपने लोन पे डोनेट करेंगे। ऐसा कह सकते सर, हो, मतलब लेकिन इसको terminals कह पे सकते हो कम से कम 2 डेंटिसिटी होनी चाहिए लीगेंड की, कम से कम 2, तब पक्का रिंग बन जाएगा, यस सर। है ना। कम से कम 2, तो 2 डेंटिसिटी और 3 मॉलिक्यूल होने चाहिए, या 3 आयन एटम जो भी है 3 होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही एटम है और वो 2 डेंटिसिटी दिखाता है मेटल के साथ, वो तो डबल बॉन्ड बना लेगा, यस सर। हाँ। तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा क्या होने चाहिए उसमें, एटम्स होने चाहिए लिगेंड के अंदर, और उसकी डेंसिटी 2 कम से कम होनी चाहिए, तब वो रिंग बनाएगा पक्के तौर पर, ठीक है। अब ये रिंग क्या करती है, व्हेन लिगेंड मेक रिंग विद मेटल, दिस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, और दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। ये बात समझ में आई? यस गाइस, क्लियर है बेटा? चिलेट इफेक्ट क्या होता है? यस सर। तो डेंसिटी और इंक्रीज कैसे हो जाती है? स्टेबिलिटी, देखो रिंग, अगर कोई भी चीज रिंग बना रही है ना, तो डेफिनेटली वो 2 बॉन्ड बना रही है मेटल के साथ। कोई अकेला है वो एक ही बॉन्ड बना रहा है लिगेंड, और कोई रिंग बना रहा है तो कम से कम 2 बॉन्ड बनाएगा। तो एक बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है कि 2 की? कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर 2 की, है ना। तो इसलिए कम से कम वो लिगेंड उसको छोड़ेगा नहीं। दूसरी चीज बताता हूं, जब कोई चीज रिंग बनती है ना, तो स्टेबल मेंबर्ड, अगर मान लो 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है या 6 मेंबर्ड, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग हाईली स्टेबल होते हैं, और उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, 6 से भी, और कुछ कंडीशंस है जहां 6 मेंबर्ड रिंग, जैसे बेंजीन जैसी रिंग है तो 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, वरना वो 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होगी। तो वो रिंग अपने आप में खुद ज्यादा स्टेबल होती है, तो उसको तोड़ना और भी मुश्किल हो गया। हाँ, अगर वो रिंग 3 मेंबर्ड बन रही है तो 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन होता है। एंगल स्ट्रेन समझते हो? मतलब 3 मेंबर है रिंग में, ये लो 3 मेंबर है,
तो ये क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, है ना, जिसके सारे एंगल बराबर होंगे 60 60 60। यस सर। ये एंगल का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, यहाँ पर हो इलेक्ट्रॉन जाता है काफी ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन का स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यानी एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं भाई, दूर जा दूर जा, और इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है कम। 3 मेंबर्ड रिंग हाईली स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल होती है। 4 मेंबर्ड में 90 डिग्री का एंगल हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो भी अनस्टेबल होते हैं। 5 मेंबर्ड के अंदर जो भी बॉन्ड आएगा कितना आएगा भाई, 90 से ज्यादा आएगा ना। 5 मेंबर में कितना वो आने वाला है, निकाल के देख लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। 1 2 3 4 360 को 5 से वो करना डिवाइड, 72 72 है ना। तो 72 72 तो सेंटर पे बनेगा। तो ये देखो, ये 4 मेंबर में तो 90 का होता है, तो फिर ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं है 4 मेंबर। 5 मेंबर में 72 नहीं बनेगा। सुनो ध्यान देना बेटा, ये वैसे तो ठीक बोला आपने कि वो सेंटर पे बनेगा, ये सेंटर पे बना 72 बना ना। यस सर। ये दोनों एंगल बराबर हैं और 180 के हैं, तो 72 180 में से 2x, मान लो ये भी x है ये भी x है, 2x प्लस 72 इन टोटल सबका, यानी कि इन दोनों को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 2x प्लस 72 इक्वल 180। तो 2x इक्वल क्या आ गया, 180 माइनस कर दो 72, 108 और x क्या आ गया 54, डबल कितना होगा 108। यस ईच एंगल जो है वो 108 डिग्री का होगा, समझ में आ गया। यस ठीक है, तो Yes, एंगल जो होगा पेंटागन के अंदर 108 का होगा, ये याद रख लेना। क्लियर है बेटा। अब इससे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये स्टेबल है, चलो ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है, मैंने अभी बोला, साइंटिफिक भी ये प्रूव है कि स्टेबल है। माला में 108 मोती होते हैं, पता सबको 108 यस सर। क्यों होते हैं Yes. 108, किसको रीजन पता, सिर्फ 108 ही क्यों, व्हाई दिस नंबर, सोचिए, पता है रीजन बताता हूं। अर्थ का जो डायामीटर है ना, अर्थ का डायामीटर, उस डायामीटर को 108 बार अगर आप रिपीट करते हो तो आप सन के पास पहुंच जाओगे। Yes. सन और अर्थ के बीच में इतना डिस्टेंस है कि 108 बार अर्थ के डायमीटर को क्रॉस करने पर आप सन का डिस्टेंस और इनका मतलब सन और अर्थ के बीच में 108 अर्थ रखी जा सकती हैं। 108 अर्थ साइंटिफिक है, आप उस पे गूगल पे देख सकते हैं 108 Yes, क्यों ये होती है मालाएं, मतलब सुना है ना। अब 108 क्यों होती है मालाएं, उसका रीजन यानी लॉजिक है, ये गणनाएं जो है ना, अर्थमेटिक जिसको कैलकुलेशंस बोलते हैं, ये हमारे पूर्वजों ने निकाली थी, बहुत प्योर साइंटिफिक थी, याद रख लेना। इसमें कुछ भी जनरली लोग बोल देते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो पाखंड है ना, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप थोड़ा डीप में जाते हो ये प्योर साइंस है। आयुर्वेदा वेद में से निकली है, आयुर्वेद क्या है, प्योर साइंस है, डॉक्टर लाइन है। सोचो, कभी सोचा किसी ने इतनी ज्यादा गहरी डॉक्टरी लाइन उनको आती थी, तो वो बेवकूफ है, वो 108 ही माला में 108 ही मोती बनाएंगे और वो कहेंगे कि इसको रट लो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, इसका मतलब वो पागल है। जिनको मेडिकल साइंस आती है तो वो बेवकूफ तो नहीं होंगे, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो ये आपका ना, अगर आप ध्यान के हो, योगा क्या होता है, बीमारियां दूर करता है, सारी दुनिया मानती है इसे, सब डॉक्टर्स मानते हैं योगा कीजिए, मॉडर्न साइंस भी योगा मानती है। तो योग से अगर सी चीजें ठीक हो सकती तो योगा भी तो आयुर्वेद से आया, तो वो लोग पागल तो नहीं हो सकते, इतना मूर्ख तो नहीं हो सकते। तो सोच के देखना, जिन रीति रिवाजों को उसमें कुछ मिक्सिंग हो गई, रीजन था अनपढ़ता कैसे आई, मुगलों का राज आया, फिर उसके बाद में अंग्रेजों का राज आया और इन्होंने हमारी किताबें तक जला दी थी। अब नालंदा विश्वविद्यालय था, दुनिया का नंबर 1 था, विश्व गुरु कहलाता था इंडिया, लेकिन इन्होंने किताबें तक जला दी। इस वजह से हमारी नॉलेज हो गई खत्म। नॉलेज खत्म होने के कारण हम लोग थोड़ा बहुत, जिसको जो याद था उसने उस ऋतु को, उस चीज को फॉलो किया, जैसे ही वो चीज वो भूल गए तो उसके बाद में उन्होंने बस रटा रटाया फॉलो किया, रीजनिंग भूल गए, पीछे की रीजनिंग भूल गए कि इसका कारण क्या है। अब धीरे धीरे साइंस डेवलप हो रही तो कारण पता लग रहे हैं लोगों को, अरे वाह इतनी गहराई है इन चीजों में, सोच के देखिएगा, समझ में आया। दैट इज वाई वो 108 है। अब देखो यहाँ पर भी एक लॉजिक बन जाता है कि पेंटागनल रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, उसका एंगल 108 है। अब ये तो शायद हो सकता है कि एक, जिसको आप बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइक दैट, मतलब ये परसेप्शन थ्योरी की तरह हो सकता है कि तो परसेप्शन बना लिया हमने इसलिए 108 को ऐसा लगता है, बट ये लग सकता है। अर्थ और सन के डिस्टेंस को कैसे आप भूल सकते हैं,
वो नहीं है, वो लॉजिकल है। और वो लोग टाइम ट्रेवल भी जानते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें जानते थे। तो इसका मतलब वो इन्हीं गणनाओं से यहीं से कहीं से आता। मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप कभी पूरी नहीं कर सकते। यस सर। टाइम ट्रेवल, मैंने बोला आप 10 मीटर चल के दिखा दो मेरे को, बस आधा पूरा करने के बाद मुझे बताना है, वो आप पूरा कर ही नहीं सकते, है ना। यानी Yes, sir. इन्फिनिटी हमारे अंदर है कहीं ना कहीं। तो वैसे ही 108 का मतलब है कहीं ना कहीं कि अर्थ और सन के डिस्टेंस को नाप के रख दिया हमने। 108 का मतलब ये होता है कि अर्थ और सन के डिस्टेंस को नाप दिया हमने, उसको टाइम को शॉर्ट कर दिया, मिला दिया चीजों को। क्यों मिलाया, कैसे किया, मैं नहीं जानता इसके पीछे की गहराई, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम ट्रेवल से लिंक रखता है ऐसा नंबर। बहुत सारी चीजें आप देखोगे, इसका टोटल बनता है 9। नवरात्रे होते हैं 9, होते हैं ना 9 नवरात्रे। यस सर। माता के अवतार होते हैं 9। भगवान शिव का देखो पहाड़ा, मतलब टेबल देखिए, त्रिनेत्रधारी, 3 आंखें, 16 सोमवार, उसमें 7 आता है टोटल, ठीक है। उसके अलावा 51 शक्ति स्वरूपा रूप हैं, 51 शक्ति के जो पीठ हैं पूरे इंडिया में। जब सती माता सती हुई थी उनके 51 टुकड़े हुए थे हड्डियों के, 51 6 आ गया। माता के स्वरूप कितने होते हैं, 9, 3 6 9, 369 को यूनिवर्स का सबसे यूनिक नंबर माना जाता है, बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं। और ये तीनों के तीनों भगवान शिव से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, इनका नंबर कहीं ना कहीं रिलेट करता है। सोच के देखना, न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरो साइंस, वो भी हमारे हिंदुइज्म से कहीं ना कहीं पीछे जुड़ी हुई है। इसके असली रीजन मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको ब्लाइंड होकर फॉलो करो। आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है, आई एम डिनाइंग दिस कि ब्लाइंड होकर फॉलो मत करो। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसे अगर फॉलो करने में कोई टेंशन नहीं है। जैसे यूं कह लो कि आप किसी के घर बैठे हो, ठीक है, तो वो कहता है कि भाई साहब आप ना पैर ऊपर करके बैठ जाइए, तो पैर ऊपर करके बैठने में आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो बैठ जाइए। लेकिन अगर आप किसी के घर बैठे हैं और आपको मान लो कि आपके पैर गंदे हैं और वो बंदा कहता है पैर ऊपर करके बैठ जाओ, तो डेफिनेटली आप उसे बोल सकते हैं कि मेरे पैर गंदे हैं, इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके जो बेड वगैरह है वो खराब हो जाएंगे, तो आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो उन रिचुअल्स को फॉलो करना बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है और आपको फर्क पड़ता है तो मत कीजिए फॉलो। मतलब नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कि कुछ खराब हो रहा है इससे, तो मत कीजिए। लेकिन अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो उन रिचुअल्स को फॉलो करने में कोई घाटा नहीं, क्योंकि जब तक इसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता लगता तब तक हम नहीं कह सकते कि ये सही है कि गलत है। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं हिंदुइज्म के अंदर जो साइंटिफिकली रिलेट है, उनसे चोरी कर करके एटम बॉम्ब बनाया था अंग्रेजों ने, एटम बॉम्ब, और वो इंडियन से इंस्पायर्ड था, इंडियन मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड था। वहां की बुक्स पढ़ने के बाद में एटम बॉम्ब बनाया साइंटिस्टों ने। एटम की डिस्कवरी डॉक्टर डाल्टन, डॉक्टर भाभा, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी की थी सबसे पहले। अंग्रेजों ने उसकी रिसर्च को ही एडमिट नहीं किया क्योंकि उस टाइम भारत गुलाम था, लेकिन उसी ने आइडिया दिया था। उसके बाद में किसी दूसरे बंदे ने बोल दिया कि मैंने ढूंढा। ऐसे वाले तो बहुत आ जाते हैं। एटम का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो सारी चीजें हिंदू मैथोलॉजी में हजारों साल पहले दी जा चुकी हैं। लेकिन क्योंकि हम अंग्रेजों को फॉलो करके वहां से इधर फॉलो करके पढ़ रहे हैं, दैट इज वाई सबसे पहला जो चिकित्सक था वो इंडिया के अंदर हुआ है सबसे पहला। अंग्रेजों ने खुद बोला है कि मैंने वैक्सीन बनाना, अंग्रेजों की बुक के अंदर जो मॉडर्न साइंस की बुक है, ठीक है, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे कि वैक्सीन बनाने की प्रोसेस जिस बंदे के नाम से है वो खुद बोलता है कि मैंने ये इंडिया से सीखा है। इंडिया वालों को पहले से वैक्सीन बनाना आता था, बहुत सिंपली था। लेकिन हमारे वाले उनको क्या दे दिया बाद में, अंग्रेजों ने नाम दिया था झोला छाप डॉक्टर। जिनको आयुर्वेद की नॉलेज थी ना उसको झोला छाप डॉक्टर का नाम दे दिया कि डिग्री होनी चाहिए तो एलोपैथी में होनी चाहिए, एमबीबीएस इज बेस्ट, ये तो झोला छाप डॉक्टर, इनको तो नॉलेज ही नहीं है। जबकि उन्हीं से उन लोगों ने ऑपरेशन करना और उन्हीं से उन लोगों ने सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करना सीखा उन्हीं लोगों से। और उन्हीं लोगों से उन्होंने क्या सीखा, जो क्या बोलते हैं इसको, वैक्सीन बनाना, उन्हीं लोगों से सीखा। और उसके बाद में उनको झोला छाप कर दिया कि इनको हम प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, हमारी प्रैक्टिस खत्म हो गई। आगे से आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो ओरल नॉलेज जा रही थी वो भी खत्म हो गई। और उसके बाद में हमें एमबीबीएस की तरफ डाल दिया और एमबीबीएस हमें अच्छी लगने लग गई कि यही सही है, बाकी तो सब बकवास है। समझ रहे हो, ये बहुत सारी चीजें अगर आप इसको थोड़ा सा भी रिसर्च करते हो आपको समझ में आएंगे। वैसा ही कुछ है। खैर ये 108 को देखकर मुझे थोड़ा याद आ गया तो सोचा कि कुछ साइंटिफिक चीजें रिलेट करें हम। हमारे बहुत सारे ऐसे इंडियन मैथोलॉजीज के अंदर बहुत सारी टर्म्स भरी पड़ी हैं, लेकिन बहुत सारी मिक्स भी हो चुकी है। मिक्स क्यों हुई, मैंने अपनी तरफ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं डाटा, मुझे कुछ समझ में आया मैंने अपनी तरफ से एडिट कर दिया, मेरा किसी और ने कॉपी किया उसने अपनी तरफ से एडिट कर दिया। और कुछ ऐसे भी थे कॉपी पेस्ट करने वाले जिन्होंने जानबूझ के गलत कॉपी पेस्ट कर दिया कि ये वाली ओरिजिनल वाली जला दो, ये मैंने पढ़ लिया, अब इसको कॉपी पेस्ट करो और इसको पाखंड बना दो। उनको पाखंड भी बना दिया गया। तो ये सच है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाखंड हुआ है, कुछ ना कुछ।
बट नॉट द ऑल। बिहाइंड द सीन रीजन कुछ और हो सकते हैं उस पाखंड के, फ्रंट ऑफ द सीन आपको कुछ रीजन और दिखाए जा सकते हैं पाखंड के, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स वैल्यू करते हैं, बहुत सारे। ठीक है बेटा, तो इतना सा था, इंट्रोडक्शन था। आज हम इस लेसन को यही खत्म कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है तो डाउट बताइए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ओके।